जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सब लोग जानते हैं हमने खिलजी वंश को पढ़ना शुरू किया था कि दिल्ली सल्तनत पर ये दूसरा वंश था और इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में गद्दी पर आया आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो मैंने आपको कहा कि अपनी क्रूर नीतियों की वजह से जनता पर छा गया। ठीक है, क्रूर नीतियों से मतलब उसकी नीतियां कैसी थी, कठोर नीतियां थी, उनका पालन किया ही जाता था। तो एक बार बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कितना था, सारे बच्चे आंसर करेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए 1296 से लेकर के 1316 तक था। ठीक है, तो अलाउद्दीन के बारे में हम लगभग चीजें जान चुके थे, उत्तर के अभियान के बारे में भी जान चुके थे। आज हम शुरू करने वाले हैं अलाउद्दीन का दक्षिण का अभियान। ठीक है, दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप मलिक काफूर को ये लोग कहां से लेके आए थे? तो आप लोगों को याद है गुजरात पर आक्रमण हुआ था 1297 में। कब? 1297 में जब गुजरात पर आक्रमण हुआ, तब यहां से काफूर, जिसको 1000 दिनारी तब कहा गया, खरीदा गया। ये बात तो सभी बच्चे जानते होंगे। अब मलिक काफूर इतना विश्वास पात्र अलाउद्दीन खिलजी का बना, मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी से प्रेम करता था एक पुरुष का, जैसे एक पुरुष से प्रेम होता है, उसी तरह का प्रेम अलाउद्दीन और आपका मलिक काफूर के बीच था। मलिक काफूर एक सैनिक था और कहते हैं कि उसकी प्रतिभा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो दक्षिण पर जो पहला अभियान हुआ वो देवगिरी में हुआ, महाराष्ट्र में। रामचंद्र देव 1296 स्वयं, ये स्वयं से मतलब है कि स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ा भी चुका कि जब इसने जलालुद्दीन की हत्या की तो पैसा कहां से लाया था, कहां गया था पैसे के लिए? याद है ना, दौलताबाद देवगिरी महाराष्ट्र गया था ये पैसे के लिए, और वहां से पैसा लूट करके लाया और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसकी क्या गद्दी पर बैठ गया था। ये बात हम जानते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत का पहला अभियान है, इतनी बात में कोई दिक्कत? लेकिन क्या देवगिरी पर एक ही अभियान हुआ 1296 में? नहीं प्यारे बच्चे, याद रख लेना, इस पर एक अभियान 1307 में और हुआ। तो ये जो 1307 वाला अभियान है, ये मलिक काफूर ने किया। इसके कारण है, कई कारण थे। आप मुझे बताएं, जब उत्तर भारत पर आक्रमण कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, तो गुजरात का शासक कौन था? यहां गुजरात पर जब 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, तो गुजरात का शासक कौन था? राजा कर्णदेव था। ये मैंने आपको बताया था। तो राजा कर्णदेव मारा नहीं गया था, राजा कर्णदेव ने भाग करके कहां पर शरण ले ली थी? रामचंद्र देव के यहां, क्योंकि रामचंद्र देव एक टैक्स दे रहा था 1296 में। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको हराया तो रामचंद्र देव ने कहा, अलाउद्दीन आप दिल्ली रहें, मैं आपको टैक्स देता रहूंगा, टैक्स आपका पहुंचता रहेगा, जो पैसा आप हमसे मांगेंगे वो आपको मिलता रहेगा। तो राजा कर्णदेव ने सोचा कि भैया इसी के यहां जाना ज्यादा सेफ है, अलाउद्दीन से बचा हुआ रहूंगा, और कल को दिक्कत आएगी कुछ तो रामचंद्र देव से बुलवा दूंगा कि यार माफ करवा देना। ऐसी स्थिति थी। लेकिन इस राजा कर्णदेव की पत्नी ने किससे शादी कर ली थी? अलाउद्दीन खिलजी से। अब इसकी पत्नी का नाम तुम मुझे बता दो कि राजा कर्णदेव की पत्नी का क्या नाम था। राजा कर्णदेव की बेटी थी देवल रानी। क्या नाम है बेटी का? देवल रानी। ठीक है, तो ये कर्णदेव पर जब आक्रमण हुआ था गुजरात पर 1297 में, तब ये 6 महीने की थी देवल रानी, 1297 में। और 1307 में कितने की होगी? 10 साल की। तो इसकी पत्नी जो कर्णदेव को छोड़ चुकी थी, वो कमला देवी क्या कहती है कि अलाउद्दीन मुझको मेरी बेटी वापस चाहिए, अलाउद्दीन मुझको मेरी बेटी वापस चाहिए। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण के बारे में इतिहासकार आपका बर्नी ने लिखा है प्यारे बच्चे, कि इस रामचंद्र देव ने कर देने से इनकार कर दिया।
या कर देने में कोई रुकावटें आने लगी। तो ये अभियान हुआ तो 1296 वाला तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया जब वो गद्दी पर बैठा। 1307 वाला अभियान किसने किया है? वो काफूर ने किया है। एक बार थम्स अप करें, इस बात में कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा ये दो अभियान क्यों हुए देवगिरी पर और किस किसने किए। तेलंगाना वारंगल, ये दक्षिण के अभियान शुरू हुए। जब तेलंगाना पर हमला हुआ तो वारंगल, वहां का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। और ये हमला कब हुआ? 1309 में हुआ, 1309 में। अब ये ऐसे ही दक्षिण जीतने नहीं चल दिया। दक्षिण को जो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता है वो अब हेल्प करेगा इसकी रामचंद्र देव। दोनों के संबंध अच्छे हो गए। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आगे के साउथ को जीतने का जितना भी काम, जितनी भी हेल्प की, वो सारी हेल्प की रामचंद्र देव ने। यहां से भी एक बहुत बड़ा अमाउंट कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को तेलंगाना में मिलता है। यहां से अगर बात करें कि इसको 1000 हाथी, आप समझ सकते हैं अमाउंट में हाथी हमेशा दिखता है क्योंकि ये बड़ी संपत्ति होती थी। ठीक है, 7000 घोड़े, 7000 घोड़े थे, सोने की बनी हुई अपनी खुद की मूर्ति। इसकी खुद की मूर्ति प्रताप रुद्रदेव की, और उसमें आपका सोने की एक माला और उसमें लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। खुद मलिक काफूर से नहीं मिला प्रताप चंद्र देव, उसने बोला कि यार मैं इतनी बात समझ चुका हूं, अलाउद्दीन से डील जो है ना वो धन के बदले की जा सकती है। अलाउद्दीन को लूट का मौका दो, इसकी सोना को लूट और धन दे दो, ये डीलिंग की जा सकती है इनसे। ठीक है, तो तेलंगाना को क्या बोलते थे उस टाइम? इस एरिया को वारंगल, इसकी राजधानी हुआ करती थी प्रताप रुद्रदेव। तीसरा होयसल द्वार समुद्रम में वीर बल्लाल। और चौथा पांड्य को जीता इसने, पांड्य को, सुंदर और वीर पांड्य। तो प्यारे बच्चे, एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखें कि इन चारों का क्रम पूछा जाता है कि अलाउद्दीन द्वारा दक्षिण में जीते गए राज्यों का सही क्रम क्या है, यूपीपीसीएस में पूछा गया। या इनके वर्षों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलाउद्दीन ने देवगिरी पर किस वर्ष आक्रमण किया था। दोनों नहीं दे सकता है ना, 1296 1307, एक देता है कोई सा, क्योंकि अगर अलाउद्दीन वाला जानना चाह रहा होगा तो 1296 देगा और काफूर वाला जानना चाह रहा होगा तो 1307 देगा। ठीक है, तो प्रताप रुद्रदेव से ही कोहो ई नूर हीरा मिला अलाउद्दीन को। अब कोहिनूर हीरे की अपनी कहानी है, पौराणिक कहानी है। कहते भगवान श्री कृष्ण के टाइम पर उन्होंने जावमंत को दिया था। और इस कोहिनूर हीरे की पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा जब मैं सिख साम्राज्य आपको बता रहा हूंगा, ताकि क्योंकि उस समय तक आप राजाओं को समझ चुके होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से इसको निकाला गया था, और इस दुनिया में सबसे अधिक शुद्धता वाला हीरा, सबसे ज्यादा चमक वाला डायमंड है। जैसे आप सोने में पढ़ते हैं ना 24 कैरेट सबसे शुद्ध सोना होता है, ऐसी हीरे का कैरेट बताता है हीरे के वजन को। गोल्ड का कैरेट बताता है गोल्ड की प्योरिटी को, उसकी शुद्धता को, लेकिन हीरे का कैरेट उसकी शुद्धता नहीं बताता, वो उसका वजन बताता है। ये बहुत बड़ा हीरा था, यानी सबसे बड़ा हीरा इसको उस समय का माना गया। अब तो इससे बड़े हीरे कई मिल चुके हैं, और सबसे ज्यादा चमक। तो इसकी घिसाई होती है हीरे की, तो आज ये बहुत छोटा हो गया है, ब्रिटेन की महारानी के पास है ये आज। तो कैसे ये मुगल काल से होता हुआ ईरान गया, नादिर शाह 1739 में इसको लूटता है, राजा रणजीत सिंह की कुछ महान नीति और संधियों की वजह से वापस भारत आता है, और राजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह से कैसे ब्रिटेन की महारानी जाता है, ये मैं आपको सिख संप्रदाय जब पढ़ाऊंगा तो प्रॉमिस करता हूँ समय इसकी पूरी कहानी पौराणिक रूप से कैसे आया है बताएंगे। ठीक है, ये बात समझ चुके हैं। इन चारों को आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे। ये दिल्ली है आपका, सीन2 पे एक बार दिखा देंगे ताकि बच्चों को क्लियर दिखे। ये दिल्ली थी, ठीक है। मैंने बोला सबसे पहले यहां ये देवगिरी है महाराष्ट्र में। इसके बाद में अलाउद्दीन कहाँ गया? वारंगल की तरफ गया, वारंगल की तरफ। ये देखो यहां, फिर इससे भी आगे ये वारंगल हो गया आपका, फिर इससे भी आगे द्वार समुद्रम, द्वार समुद्रम, ठीक है। और फिर आगे ये मदुरै जो पांडे में था, पांडे वंश का
मदुरै है, इसको जाकर के इन लोगों ने यहां पर लूटा। तो आप कह सकते हैं कि अलाउद्दीन उत्तर पर भी काबू पा चुका और दक्षिण पर भी अलाउद्दीन क्या काबू पा चुका है। और अलाउद्दीन ऐसे ही नहीं प्यारे बच्चे, 4,75,000 की सेना लेकर के इस समय अपने साथ चल रहा था। इतनी बड़ी सेना आप समझ सकते हैं। ठीक है, पांड्य वंश के बारे में भी समझें और कहते हैं कि ये जो लूट थी पांड्य की, ये दिल दहलाने वाली लूट थी। दिल दहलाने वाली कैसी कि ये सुंदर और वीर पांड्य दोनों भाई हैं। इनके पिता का नाम था कुलशेखरा। इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम था कुलशेखरा। अब दोनों भाइयों के बीच राज सिंहासन को लेकर के लड़ाई हो गई। तो ये सुंदर पांड्य जो छोटा भाई था, इसने अलाउद्दीन खिलजी से मदद की मांग की, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इस समय कहाँ है? 1307, 1309, 1310 दक्षिण में एक्टिव है। और दक्षिण में उसकी क्या है, आपका पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, उसकी ताकत बढ़ रही थी। तो ये सुंदर पांड्य मदद मांगता है किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। और अलाउद्दीन खिलजी सुंदर पांड्य की मदद करता है, लेकिन आदेश देता है कि पहले वीर पांड्य को मारो और बाद में जो मदद मांग रहा है उसको उड़ा दो। याद है ना रणमल कैसे मारा गया था? रणमल का क्या हुआ था तुम बताओ? उसने बोला उससे अपने लोगों से विश्वासघात करता है, इसकी गर्दन काट दो। तो सुंदर पांड्य कहते हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी की मतलब पूर्ण विजय नहीं थी, क्योंकि इन दोनों ने ही एक्सेप्ट नहीं किया था कि अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। ये भाग गए थे दोनों। हालांकि कोई दिक्कत इस बात में? तो क्या बोलेंगे यहां पर कि जो छोटे भाई की मदद हुई सुंदर पांड्य की, यहां से प्यारे बच्चे बरनी के अनुसार 612 हाथी, और आप कहेंगे भैया 96,000 मन सोना। हालांकि अमीर खुसरो ने कहा कि 500 मन सोना ही था, लेकिन सारे इतिहासकार उससे सहमत नहीं है। 20,000 घोड़े। ये अलाउद्दीन के जीवन की इतनी बड़ी लूट थी कि इसके बाद अलाउद्दीन को कहीं लूट की आवश्यकता नहीं पड़ी और दिल्ली का शासन बहुत मजबूत हो गया। दिल्ली का शासन बहुत मजबूत हो गया। अबे सीन 2 क्यों नहीं हटा रहे हो यार नवीन? सीन 2 भाई मैप के लिए ही तो है मेरे दोस्त। पूरी क्लास में सीन 2 लगाए रखोगे? ऐसे तो मैं गायब ही रहूंगा। तुम कमेंट नहीं पढ़ते हो क्या बच्चों के? यार तुम किसी के पास मैसेज करने में लगे रहते हो हैं? फोन भी नहीं छुआ अभी? फिर क्या कर रहे हो बताओ? आप देख नहीं रहे हो? बच्चे देखो कितने सारे लिख रहे हैं, मैंने तो ध्यान नहीं दिया कमेंट्स। हटा दियो भाई, मैप वैप के लिए तो है इतनी। भाई फिर से बता देता हूँ, आपने मेरी बात सुन ली होंगी। ये छोटा भाई था, तो ये छोटा भाई था, तो छोटे भाई की मदद की अलाउद्दीन खिलजी ने। और इतिहासकार बरनी के अनुसार क्या बोला गया आपका कि 612 हाथी, आपका 96,000 मन सोना। लेकिन आपका मैंने क्या बोला, इब्न बतूता क्या कहता है, वो सॉरी इब्न बतूता नहीं, अमीर खुसरो ने कहा कि 500 मन सोना था। कोई दिक्कत? चलो भाई इतनी बात समझ गए। कहने की बात है कि फाइनली दक्षिण पर भी विजय पाई अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे आएंगे, अलाउद्दीन के कार्य देखें और अलाउद्दीन का कैरेक्टर भी आप लोग एक बार समझेंगे। देखो अलाउद्दीन का कैरेक्टर समझो पहले तो। अलाउद्दीन कैसा आदमी था? अलाउद्दीन चाहता था हर जगह कानून का शासन हो, हर जगह कानून का शासन, इस्लाम का प्रचार। और मैक्सिमम शासकों ने इस्लाम के प्रचार के बारे में सोचा। हर जगह कानून का शासन मतलब बाहर के लोग आकर के हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम के प्रचार का सोच रहे हैं, लेकिन हमारे राजा जो आपस में बटे हुए हैं वो एकत्रित होकर हिंदू धर्म का प्रचार तो छोड़ो, वो हिंदू धर्म को बचाने तक का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सब अपने अपने हित देख रहे हैं। मेरा हित इसमें, अच्छा मैं अलाउद्दीन के साथ हो जाता हूँ। अच्छा अलाउद्दीन चाचा तुम क्या दोगे हमको? तो बोला एक जागीर देंगे तुमको, उसके अंतर्गत 40 गांव होंगे, उन 40 गांवों से जो किसान पैदा कर रहे हैं उससे जो टैक्स लेगा उसको तुम इकट्ठा करना और 50% हमको दे देना, 50 तुम ले लेना। बोला इतना पैसा आएगा तो फिर क्या करना हिंदू धर्म का? ऐसे लोगों ने कमजोर, लालची लोगों ने कमजोर किया। कहते हैं कि जितने शहादत देने वाले हुए उससे ज्यादा लालची भी हुए।
तो ये लोग यहां आकर के हिंदुओं को कन्वर्टेड करने में कामयाब रहे, बहुत हद तक कामयाब रहे। बहुत सारे टैक्सेशन थे, उनसे छूट दी जाती थी कि ये वाला टैक्स तुमसे नहीं लिया जाएगा। तो हर जगह कानून के शासन के लिए, क्योंकि एक बड़ी सेना अलाउद्दीन के पास है, लेकिन अलाउद्दीन का एक पॉजिटिव पॉइंट तुमको ध्यान रखना होगा, और पॉजिटिव पॉइंट इसका इतना बड़ा है कि दिल्ली में कोई नहीं कर पाया उसको, जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। क्या बोलेंगे? यहां हर वर्ग, दिल्ली के अंदर हर वर्ग सुखी था। भैया ये क्या बात आप कह रहे हैं? हर वर्ग सुखी था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे? जी हां, हर वर्ग सुखी था, अपवाद सिर्फ अमीरों को छोड़कर, आताताइयों और विरोधियों को छोड़कर। देखा ध्यान से? बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसने बाजार को प्यारे दोस्त इतना बेहतरीन नियंत्रित किया कि सारी कीमतें तय कर दी। आज के इस बाजार की तरह नहीं कि कालाबाजारी होती है, जमाखोरी होती है, इन सब पर रोक लगा दी इसने। बाजार के दाम तय कर दिए इसने, किसान की फसलें इतने रुपए से कम की कीमत पर नहीं बिकेंगी, ऊपर खरीद सकते हैं। तो जो आज किसान मदद मांगता है सरकार से, और सरकारें हमेशा मदद नहीं करती। अभी किसानों की फसल खराबे हुई है बहुत सारी, ओलावृष्टि हो गई, तो शायद किसानों को कोई मदद उसकी ना के बराबर मिल पाती है कई बार। तो ये बात अलाउद्दीन उस टाइम पे कर रहा है। फसलों के, खाद्यान्न के, खाने की वस्तुओं के, अनाज के, सबके दाम इसने फिक्स कर दिए। कहते हैं अलाउद्दीन के समय पर एक जो सैनिक था उसका वेतन होता था 78 टंका, 78 टंका। टंका जो चांदी का बना हुआ होता था, उस 78 सिक्के टंके में उसका जीवन होता था। कहते थे वो अपनी 4 पत्नी रख सकता था एक सैनिक। समझना तुम महंगाई कितनी नीचे लेके आया अलाउद्दीन। 4 अपनी वैध पत्नियां रख सकता था, और कहते हैं कि वो लगभग 20 गुलाम रख सकता था, 20 घोड़े वो रख सकता था। और आपका अमीर खुसरो ने लिखा इसके बारे में कि वह अतिरिक्त महिलाओं को भी एक साधारण जो सैनिक था वहन कर सकता था। तो कहने का मतलब है कि महंगाई बहुत कम हुई अलाउद्दीन के टाइम पर, और इसने मंडियों से लेकर के इसने बाजार में सब कुछ करवाया कि कोई आदमी लूट मार ना करे, रेट से ज्यादा की चीज ना दे, उसका मांस काट लिया जाए और उसको दंड दिया जाए। इसके गुप्तचर घूमते रहते थे पता करने के लिए। तो कहने का मतलब है बाजार में जो काला बाजारी होती है, काला बाजारी आप समझते हो ना, जमाखोरी की, मान के चलो आजकल क्या करते हैं बहुत सारे व्यापारी लोग कि गेहूं का स्टॉक अपने पास रख लिया। अब जब उत्पादन मांग बढ़ेगी उसकी, जब गेहूं नहीं रहेगा मार्केट में, स्टॉक कर लेंगे उसको। तो गेहूं नहीं है, तो जब कोई चीज नहीं होती है और उसका रेट बढ़ेगा, सीधी सी बात है, डिमांड बढ़ेगी उसकी, तो तभी अपने मनमाने रेट पर बेचते थे। लेकिन अलाउद्दीन ने इसको खत्म किया। ठीक है, एकता प्रथा खत्म करके सैनिकों को नगद वेतन दिया। यह अलाउद्दीन खिलजी का एक महान काम रहा अपनी सेना के लिए, क्योंकि दरअसल में इसने कहा कि जो जमीन का टुकड़ा, एकता समझते हो? एक बार थम्स अप करें सारे दोस्त। मुझे ये पता होना चाहिए, इस कॉन्फिडेंस में तुम मुझे रखो कि जितनी चीजें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं तुम बहुत ध्यान से सीख रहे हो और सुन रहे हो। ये कॉन्फिडेंस मेरे पास तक पहुंचना चाहिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं, मरे हुए लोगों की कोई आवाज नहीं चाहिए जो मतलब मृत प्राय हैं। एकता प्रथा खत्म करके बोला जो जमीन का टुकड़ा मैं दे रहा हूं, ये जमीन का टुकड़ा तो सबको बराबर मिलता है। अब किसी के घर में 5 लोग हैं, किसी के 6, किसी के 7, किसी के 15 लोग हैं सैनिक को जो पालने हैं, तो एक ही इस जमीन के टुकड़े को जो सबको बराबर दिया जाता है, कैसे पेट पाला जा सकता है? तो बोला मेरी सेना, मेरी सेना, मेरे बच्चे हैं, इनका ख्याल मैं रखूंगा। और बोला जितने लोग होंगे उसी हिसाब से, उसी अनुपात में एक सैलरी दी जाएगी, एक नगद वेतन दिया जाएगा। तो जो पुरानी एकता प्रथा थी, अब मुझे बताओ फटाफट से एकता प्रथा किसने शुरू की थी? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश ने शुरू की थी। उत्तर भारत में पूछे, कभी पूछा नहीं जाता, हालांकि पूछे भारत में पूछे तो इल्तुतमिश ने, और खत्म किसने की थी? अलाउद्दीन ने खत्म की थी। बाद में फिर शुरू होगी ये, फिरोज शाह तुगलक इसको फिर से शुरू करेगा।
हुलिया लिखवाया सैनिकों का, बोला पहचान लिखो सैनिकों की। कभी तुमने देखा है कि ऐसा होता था कि 500 सैनिक उनके टेंट में जाके भर्ती हो गए? मानोगे? जैसे मैंने तुमसे बोला था कि अपने लोगों को भेज करके शामिल कर देते थे दूसरे की सेना में कि वहां की खबरें लेके आओ। इसने बोला कभी भी युद्ध अभियान पे जाओगे सबकी जांच होगी और ये देखो कि ये कौन कौन लोग हैं। पहचान कैसे लिखते थे? पहचान लिखते थे कि इधर ये कान के पीछे मस्सा है, कान के पीछे मस्से के हमारी सेना में 100 लोग हैं। तो बोलते थे कान के पीछे जिसके मस्सा है, मोल है, वो लोग आ जाओ, 100 लोग बाहर। तो 100 लोग बाहर आ जाएंगे, गिनती होगी। अब मान के चलो कोई बच गया, कोई चुपचाप खड़ा हुआ है, बोले मैं तो हूं नहीं, तो मारा जाएगा। घोड़ा दागने की प्रथा, इसने बोला युद्ध के लिए घोड़े मजबूत चाहिए, घोड़ों को मार्क कर दो। दागने का मतलब था, जैसे आज भी ये हिंदुस्तान में गलत प्रथा चलती है। एक प्यारे बच्चे हमारे यहाँ, मैं उस चीज के लिए विनती करूंगा आप लोगों को अवेयर करना। हमारे यहाँ पशुओं को ऐसे कटोरी से, गर्म कटोरी या कटोरा करके, आपने देखा होगा सांड के ऊपर ऐसे दाग लगा देते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। गलत चीज है। खेत सिर्फ आपके नहीं है, खेत जानवरों के भी है, इनको भी उतना ही हक है। आप लोग जब ऐसे बोलते हैं ना कि गाय दूध नहीं दे रही है तो उसको छोड़ दिया, ये गलत चीज है। किसी ने बोला आपके घर की तरक्की होगी, बलि दे के उसको मार्क करके अंधविश्वास में उसको छोड़ दिया। ये नहीं है, आप पालो यार उनको, आप उनको पालो। तो घोड़ा दागने की प्रथा, इसमें घोड़े को इसलिए मार्क कराया, इसका इंटेलिजेंस समझना कि लोग क्या करते थे कि घोड़े को, ये लोग जो जिनके पास घोड़ा होता था, ऐसा होता था, जो एक सैनिक था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, उसको मिलते थे 78 टंग का, ठीक है। और इसी रेशियो में अगर एक सैनिक है खुद वेतन कर रहा, अगर वो एक घोड़ा भी रख ले अपने पास में, एक घोड़ा और उसके पास हो, तो ये 78 गुणा 2 हो जाता है, यानी 78 रुपए। और अगर एक घोड़ा और रख ले वो अपने पास, बोले भैया अलाउद्दीन मैं एक घोड़ा और देना चाहता हूं सेना के लिए, तो 78 गुणा 3 हो जाता था। यानी घोड़े का भी उतना ही वेतन मिलता था जितना व्यक्ति का मिलता था। अब हमेशा तो युद्ध होते नहीं थे, हमेशा युद्ध होते नहीं थे, तो ये लोग क्या सोचते थे 78 तो मिल ही रहे हैं और फालतू कमा लो, तो ये लोकल सवारी ढो देते थे। ऐसे थे, बोलते 10 रुपए सवारी हल्की हो या भारी, तुगलुक 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 तुगलुक, 10 रुपए सवारी हल्की हो या भारी, मतलब मोट क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हो, लेडीज सवारी पहले और जेंट सवारी बाद में, ऐसे करके ये मतलब इन घोड़ों से सवारी ढोते थे। अब कोई भी घोड़ा जब रोज सवारी ढोएगा तो वो कमजोर हो जाएगा। अलाउद्दीन ने बोला घोड़े को मार्क कर दो, अगर किसी का बेटा दिखा ना तांगे में, 10 रुपए सवारी हल्की हो भारी, बोला गर्दन काट के ले आना उसकी। तो सारे घोड़े बंद हो गए। भू राजस्व, जो जमीन किसान पैदा करता था, ठीक है, उसको इसने 1/2 कर दिया। खुम्स कर, जो लूट करके लेकर आएगा पैसा पड़ोस से, लुटेरों को ये देता था क्योंकि पड़ोस के राज्य कमजोर होते थे लूट से, तो लूट को सहारा देते थे। बोले सैनिक लूट करके लेके आएंगे तो 4/5 देना होगा, 80% देना होगा। 4/5 मीन्स 80%। 80% खुद रखेगा। दान की भूमि को इसके समय पर खालसा कहा गया। दान की जितनी भी जमीन थी उसको क्या कहा गया? खालसा कहा गया। इसने घरों पर भी हाउस टैक्स आज भी लगता है, वो इसी ने लगाया था सबसे पहले, लगा, लिख लेना इसको भी। गढ़ी कर लगाया, चराई कर, पशुओं तक पर टैक्स लगा दिया इसने। इसको सिर्फ पैसा चाहिए था, बोला दिल्ली का राजकोष पूरा भर के रहूंगा पैसे से, पैसे की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, क्या बोलोगे? गढ़ी कर, चराई कर, ये याद रखें। चलो भाई आगे। कुछ विभाग, बहुत बढ़िया। सचिन कह रहे हैं एक टंका कितने का होता था? टंका का मतलब था प्यारे बच्चे 10 ग्राम। चांदी का टंका होता था तो 78 टंके मिल रहे हैं ना, जैसे मैंने बोला 78 टंके, तो ये 10 ग्राम का, इसका मतलब 78, 780 हो गया, तो 780 ग्राम हो गया। 780 ग्राम चांदी मिलती थी उनको, और ये एनुअली था। कोई भी वेतन अगर तुमको कभी बताए ना इतिहास में, तो इसका मतलब है वो वार्षिक की बात कर रहा है, एनुअली की बात कर रहा है ना। तो 780 ग्राम चांदी मिलती थी। अब आज के हिसाब से मत देखना, उसके हिसाब से देखना, तब बहुत कीमत हुआ करती थी चांदी की। ठीक है, अब अलाउद्दीन के कुछ विभाग हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आज एसएससी के लिए। एसएससी यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्त। दीवान ए विजारत, अब ये ए लिखा हुआ है ना, ए, अब बहुत जगह देखते होगे ए। कोई बच्चों ने, मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, उसने पूछा भैया ए लिखा हुआ, ए, इंस्टाग्राम स्टोरी मैंने बोला था ना, उसने टैग करके भेजा, बोला हर जगह ए लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? कागज पे लिख के भेज रखा था उसने,
यही मतलब होता है प्यारे बच्चे का, ठीक है, का। जैसे मैं बोलूं इल्तुतमिश का इतिहास, या मैं उसको बोल दूं हिस्ट्री ए इल्तुतमिश, तो ए का मतलब है का। तो ये दीवान ए विजारत है, तो दीवान का मतलब विभाग हो गया, और ए का मतलब हो गया का और विजारत, विजारत का विभाग हो गया। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट था। इसने बोला पहली बार ऐसा हुआ कि वित्त विभाग बना, और ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग, ये बलबन के टाइम पे भी था, याद होगा आपको। दीवान ए रशालत विदेश विभाग, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण के लिए। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान ए रशालत का संबंध किससे था। ऐसे पूछता, फाइनेंस डिपार्टमेंट था, या मिलिट्री आपका मिनिस्ट्री थी वो कोई, या स्टेट डिपार्टमेंट था, या मार्केट आपका कंट्रोल के लिए था, तो क्या बोलोगे? वो आपका दीवान ए रसालत विदेश विभाग था, फॉरेन डिपार्टमेंट था, स्टेट नहीं, फॉरेन विदेश विभाग था। यानी विदेश तक संबंध रखना चाहता था कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अरविंद कुमार जी, टू मच थैंक यू, ये प्यार है आपका। चलो भाई आगे आएंगे। उज्जवल कुमार जी, आप एक बेवजह की तुलना कर रहे हैं, क्या भैया खिलजी इल्तुतमिश से बेहतर शासक हुआ? आपके मन में इल्तुतमिश से ही क्यों तुलना कर रहे हैं आप इसकी? इल्तुतमिश को मैंने कहीं बताया कि उसने बहुत बड़ा साम्राज्य फैलाया? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं बोला था। अलाउद्दीन के लिए मैंने कहा आप बलबन से तुलना करते तो ठीक होता, बोलते बलबन से महान हुआ है, नहीं हुआ। चलो भाई, मंडियों के प्रमुख को, मंडी मतलब जो मार्केट थी, उनको निगरानी में रखा गया। बाजार नियंत्रण ऐसी थोड़ी लागू हो सकता है, उसके लिए कोई आदमी चाहिए ना जो बराबर बराबर वॉच रखे। तो क्या बोलेंगे? मंडियों के प्रमुख को सहना ए मंडी कहा गया। माप तोल का जो अधिकारी था वो देखता था कि 1 किलो तोला जा रहा है ना, तो 1 किलो ही होना चाहिए। पता चले 970 ग्राम है तो 30 ग्राम आपकी बॉडी से काट करके लिया जाएगा, और ये पता नहीं है कहाँ से काट लें 30 ग्राम। हाथ से काट लें, पैर से काट लें, पता नहीं कहां से काट लें। तो मतलब इसने कठोरता से लागू किया है। और मापतोल का जो अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था? नाजिर कहा जाता था। जो इसके स्पाई वो मार्केट में घूमते रहते थे उनको बरीद कहते थे, बरीद। जो भेष बदल के, पता चले कोई ऐसे आपका ग्राहक बन के ही चला गया, ग्राहक बन के गया, बोला भाई साहब 1 किलो मसूर की दाल दे दो। अब उसने देखा मसूर की दाल और उसमें थोड़े बहुत कंकड़ है, 1 किलो तोल नहीं सकता, थोड़े बहुत कंकड़ दे दिए उसमें। उसने देख लिया, उसने एकदम से अपना सिर पे से हटा के, आई एम नॉट ए कस्टमर, आई एम ए बरीद, ऐसे तलवार निकाल के उसकी गर्दन काट दी। बताओ यार, कोई बात है? कर देगा कोई गड़बड़? आज सरकारें ये कहती है, मैं किसी की बात सुन रहा था तो किसी ने कहा कि देश में पॉलिटिशियन बेईमान नहीं है, यहाँ की जनता बेईमान है। मैं कहता हूँ भाई साहब, जनता बेईमान हो ही नहीं सकती अगर आपका ऊपर जो लेयर है ना, जो कंट्रोलिंग लेयर है, वो ईमानदार हो जाए और वो कठोर नियम चलाए। तो मैं ये कहता हूं कि कोई मतलब ही नहीं है कि किसी तरह का भ्रष्टाचार हो जाए, नो वे। पर लोग उसमें फिर दलील देते हैं, भैया ऐसे जो कमजोर लोग हैं उनको फंसाया जाता है। अब कुछ लोगों की बलि तो देनी पड़ती है। आज किसकी जान तुम आज बचा पाए? हिंदुस्तान बनते बनते आज तक इसको रखाते रखाते हिंदुस्तान को ऐसे लाखों लोग गए हैं, लाखों लोग। बहुत बढ़िया प्रशांत मेरे दोस्त, हेट यू टू। हेट यू टू का मतलब है ऐसा था, देखो ये हेट यू की कहानी तुम्हें बताऊं। जैसे कोई तुमसे नफरत करे तो वो एक दिन तुमको हेट यू बोलता है, और हम लोगों को हेट हो जाता है, जैसे बोलते यार तुम मुझे हेट यू क्यों बोल रहे हो। तो मेरी किसी से डील हुई कि हेट यू मीन्स है डबल लव यू। तो मतलब हेट का मतलब ही खत्म हो जाता है फिर तो। अगर कोई तुमसे हेट यू बोले इसका मतलब मीन्स होता है डबल लव यू, मतलब दोगुना प्यार है, दोगुनी मोहब्बत है। तो उस हेट यू को ऐसे कन्वर्ट करके रखो, तो कोई तुम्हें कभी बोले तो सामने वाले को भी पता होना चाहिए, तो हेट यू मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है, वो अच्छी चीज है। अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई है 1316 में, जलोदर रोग हो गया बॉडी का, ठीक है, एसेटिक जिसको हम बोलते हैं। इतना पगला गया मतलब अलाउद्दीन खिलजी
इतना पगला गया कि दक्षिण के लोगों ने जब इसको टैक्स भेजने से मना कर दिया तो अपना मांस खा गया से, अपना मांस खाने लगा। और गुस्सा इतना आता था इसको अपनी उंगली काट देता था, खुद का मांस काट देता था ऐसे चाकू से, तलवार से। मतलब पागल हो गया अलाउद्दीन खिलजी अपने अंत टाइम में। 20 साल के शासन में इतना बड़ा क्षेत्रफल इसने जीता, अपनी नीतियों से जीता, बहुत क्रूर था, बहुत इसने इंटेलिजेंस लगाया, इसने शासन को सुधारा, आम जनता को इसने एक लंबे समय तक। और सुनो, राज्य में बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए, जो वेतन तय कर दिया वो वेतन अंत समय तक वही बना रहा, वेतन रिवाइज भी नहीं किए गए। मतलब आम जनता के बड़े मजे आए, आम जनता ने दिल्ली में बैठ करके बड़े अच्छा अलाउद्दीन खिलजी के समय पर अपना समय बिताया। और अंत में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जलोदर रोग की वजह से मारा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अलाउद्दीन के निर्माण कार्यों पर आते हैं। हजार खंबा महल दिल्ली में है, ये सब। सीरी का किला, ये नाम देख सकते हैं आप, हजार खंबा महल यानी खंबों पर था। सीरी का किला, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा आपका, ये दक्षिण दरवाजा था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी, एक बार बोले तो क्या बोलेगे? ऐबक ने बनवाई थी भैया, दिल्ली में। ये सब दिल्ली में है। हौज खास एक शहर है, उसका फोटो नहीं है, वो हौज खास आप आज देख सकते हैं दिल्ली में जाकर के। तो हौज खास भी किसके द्वारा बसाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, चलो भाई, जीएस की क्लास ले लो 3 बजे। अरे लेंगे यार, 3 बजे के बड़े मैसेज हैं। 1 अप्रैल से 3 बजे ही शुरू करेंगे। ठीक है, 3 या 4 बजे, जो भी शुरू, 3 या 4 में कर। ठीक है, ठीक है। आज भैया हमने मसूर की दाल ली है। अरे वाह मेरे दोस्त, खाओ। चलो भाई, नेक्स्ट। अलाउद्दीन के बाद गद्दी पर मलिक काफूर 36 दिन के लिए बैठा। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम किताबों में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो तुम मेरी बात सुनो कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण की सारी जिम्मेदारी किस पर सौंप दी थी? मलिक काफूर पर। तो मलिक काफूर के अंदर भी जब उसने साउथ को कंट्रोल कर लिया, तो उसके अंदर भी ये महत्वाकांक्षा आई कि मैं दिल्ली की गद्दी पर एक दिन बैठूंगा। तो अलाउद्दीन के करीबी लोगों ने बताया कि तुमको मलिक काफूर की ताकतें कम करनी चाहिए। मतलब उसमें अलाउद्दीन खिलजी के अपने बेटे थे, तो जिन्होंने ये सलाह उसको दी कि भाई तुमको पिताजी अब इसकी ताकतें कम कर देनी चाहिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उस समय तक इतना विक्षिप्त हो चुका था, अपने जीवन के अंत दिनों में इतना कमजोर अलाउद्दीन खिलजी हो चुका था, इतना पागल वो हो चुका था कि उसकी निर्णय क्षमता बहुत कमजोर हो चुकी थी। तो उसने कहा कि मलिक काफूर मेरे पुत्र के जैसा ही है। तो दिल्ली में जब ये खबर मिली कि अलाउद्दीन खिलजी कमजोर है, तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि अब दिल्ली की गद्दी को हड़पा जाए। तो यहां पर याद रख लेना प्यारे बच्चे, मलिक काफूर 36 दिन के लिए गद्दी पर बैठा तो इसने 2 हत्याएं करवाई हैं। किस किस की? खिज्र खां। खिज्र खां पता है, यस और नो? जिसके नाम पर अलाउद्दीन का जो बेटा, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और ये बोला जब वो गया था आपका चित्तौड़ 1303 में कि ये बेटा क्या बनेगा, अब खिजराबाद नगर का शासक होगा और मेरा अगला उत्तराधिकारी यही होगा। खिज्र खां और सादी खां, ये बेटे हैं अलाउद्दीन खिलजी के। कई बेटे थे, उनमें से ये 3 बेटे नाम लिखे हुए हैं, खिज्र खां, सादी खां, मुबारक शाह खिलजी, ये भी अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है। तो इन दोनों ने कोशिश की कि भाई अब हम क्या करेंगे, अब दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन एक सेना, एक टुकड़ी भेजकर मलिक काफूर ने सबसे पहले इनको गिरफ्तार करवाया और बड़े दरबार में बैठ के आंखें निकलवा ली खिज्र खां और सादी खां की। समझ सकते हो तुम इसके बारे में? बर्नी इतिहासकार कहता है कि चाकू को आंख में इस तरह से मलिक काफूर ने घुमाया जैसे कटोरी से कोई बर्फ को निकाल रहा हो। आइसक्रीम समझते हो? ऐसा आइसक्रीम निकाल, ऐसा आंख निकलवा ली और इनको बंदी करवा दिया गया। मलिक काफूर के बाद अब गद्दी पर, क्योंकि मलिक काफूर यहां गद्दी पर बैठ चुका है, 36 दिन हो चुके हैं उसको दिल्ली की गद्दी पर, मुबारक शाह खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा है,
तो भैया इसको क्यों नहीं मरवाया? मरवाने का इसने इसको सोचा, प्लान बनाया। इसने बोला अभी एक बचा हुआ है मुबारक शाह खिलजी, उसकी भी आंखें मुझे चाहिए। तो सेना जैसे ही गई तो मुबारक शाह खिलजी ने जो विनती मांगी, उससे कहते कि पासा पलट गया। इसने विनती मांगी उन लोगों से कि मैं किसका पुत्र हूं? अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र हूं, और इस गद्दी का असली वारिस मैं हूं। एक मलिक काफूर जो एक हिंदू, अब बात आ गई उसको इन्होंने मुस्लिम बना लिया। उन्होंने बोला कि वो एक हिंदू जो एक इस्लाम में कन्वर्टेड है, जो मतलब सच्चा मुसलमान नहीं है, मलिक काफूर को बोलता है, कहता कि आप उसकी सेवारत हैं, आप मेरे सेवारत होइए, इस गद्दी का वारिस मैं हूं और मैं आपको सारी सुविधाएं दूंगा। तो इसने डील कर ली उन लोगों से जो इसको मारने आए हैं। और डील तो डील होती है, आप कहां कामयाब हो जाए। तो मुबारक शाह खिलजी, ये लोग वापस गए, उल्टा मलिक काफूर को इन लोगों ने मार दिया। तो ये मुबारक शाह खिलजी अपनी चाल से गद्दी पर आ गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा चालाक नहीं है, ये पगला है, पगला। अब पागलपन समझना इसका क्या है? पागलपन इसका ये है कि दरबार में ये बहुत सारी नग्न लड़कियों के साथ में आ जाए, बहुत सारे न्यूड लड़कों को लेकर के दरबार में आ जाए, बिना वस्त्र पहने, खुद खुद नंगा आ जाए दरबार में, निर्वस्त्र, कोई कपड़ा नहीं, भागे दरबार में पागलों की तरह। तुम सोच सकते हो तो कैसा राजा दिल्ली को मिला। और ये मुबारक हसन, जिसका नाम है खुसरो खां, खुसरो खां, ये भैया इसकी मौत का कारण बना, इसी का नाम है मुबारक शाह खिलजी का। अब इसने मुबारक शाह को मुबारक हसन ने क्यों मारा? तो इस मुबारक खिलजी ने मुबारक हसन को मुबारक हुस्न समझ लिया। वो एक लड़का है, उसको इससे कोई प्यार नहीं है, लेकिन मुबारक शाह को प्यार है मुबारक हसन से। तो उसके गले में हाथ डाल के आता है दरबार में, आओ गद्दी पे बैठेंगे चलो। वो गद्दी पे बैठता, वो हाथ जोड़ता, भैया मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ऐसा नहीं होता दो दोस्तों में एक जबरदस्ती रहता है, ये उसके पीछे है जबरदस्ती। इसको किस करता है जबरदस्ती मुबारक हसन को खुले दरबार में। कहते हैं कि मुबारक शाह मुबारक हसन को आलिंगन करता था, चुंबन करता था भरे दरबार में, जिससे वो खींचता था, उसको परेशानी होती थी। ने सोचा ऐसे नहीं मानेगा, तेरी गर्दन ही काटनी पड़ेगी, और इसने भैया इसकी गर्दन ही काट दी। तो गद्दी पर कौन आ गया? खुसरो खां। ठीक है, खुसरो खां जो इसका एक करीबी व्यक्ति था, दरबारी था, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला, कहने वाला दिल्ली का ये पहला सुल्तान है, ये बात याद रखें। कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये पागल की बात कर रहा हूं मैं, पागल की। और पागल कौन है? वो मुबारक शाह खिलजी है, पगला मुबारक शाह खिलजी। और जो इधर उधर के कमेंट करेगा ना आज के बाद, उसका नाम मुबारक शाह खिलजी रख दिया जाएगा। ये नया रूट मिला है हमको। अब समझो, ये एक कॉमन फैक्टर है। मार्को पोलो एक इटली का यात्री है प्यारे बच्चे, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर भारत आया। तो यात्रियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देखो वो बंद हो गया है स्क्रीन, कमेंट सेक्शन वाला। तो जैसे मतलब बहुत सारे यात्री आए, आपका फाहियान किसके समय पर आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया, हिंसन किसके समय पर आया, हर्षवर्धन के समय पर आया, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे अब खात्मा हो चुका है खिलजी वंश का, और खिलजी वंश के बाद शासन में आ चुका है प्यारे बच्चे तुगलक वंश। तुगलक वंश जो सबसे लंबा, अगर बात करते एक वंश रहा दिल्ली पर शासन करने के वाला, कुल कितने वर्षों तक शासन किया था इन्होंने? बोलेंगे एक बार, 94 वर्षों तक। खिलजियों ने सबसे कम समय तक, और तुगलकों ने सबसे ज्यादा समय पर। इसका जो फाउंडर है उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, या मलिक गाजी के नाम से इसको हम जानते हैं, मलिक गाजी। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी जानते हैं आप कौन है? गाजी उसको कहते थे जो विधर्मी का कत्ल कर दे। विधर्मी यानी कि मान के चलो उस समय हिंदुओं का देश था, हिंदू लोग थे, प्रधान हिंदू धर्म था, तो जो हिंदुओं का कत्ल करे वो गाजी है। जो इस्लाम को ना मानने वाले का कत्ल करे, यानी विधर्मी का कत्ल करे, वो गाजी है। तो दिक्कत
गाजी की उपाधि धारण की। अब आप कहेंगे भैया आपने खिलजियों के बारे में तो बताया हमको कि खिलजी कौन लोग थे, कहां से आए थे। मैंने बोला तुर्कों की 64 नस्लें आई थी, उनमें से एक नस्ल थे खिलजी। तो ये तुगलक कौन है? क्या भैया ये भी कोई जाति है या कोई वंश है? तो इसके लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, मलिक गाजी के पिताजी के बारे का जिक्र हमको करना पड़ेगा। मलिक गाजी का जो पिता है उसका नाम था कुतुलग। कुतु कुतु सॉरी, गलत लिख देता था मैं भी। कुतुलग, ठीक है, कुतुलग। अब समझना, ये कुतुलग जो है ये एक सैनिक है, और ये सैनिक है बलबन के टाइम पर, बलबन का सैनिक है, ठीक है। ये भी आपका अफगान के ही, यानी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से ही इसका सैनिक था प्यारे बच्चे, बलबन का। तो कहते हैं यही कुतुलग का नाम बदल करके तुगलक पड़ गया। और सभी इतिहासकार इससे आपका सहमत है कि ये जो तुगलक नाम पड़ा ये संभवतः इसके पिता की तरफ से आया, जिसके पिता का नाम क्या था? कुतुलग था। अब ये गयासुद्दीन तुगलक किसके टाइम पर है? तो गयासुद्दीन तुगलक की जो शक्तियां हैं, इसको जो अपनी शक्ति मिली, ये मिली है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना में था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना। तो जिस टाइम पर आप ये बात समझे कि खुसरो खां, जिसका नाम मुबारक शाह है, उसकी हत्या कर दी गई मुबारक शाह खिलजी की, किसके द्वारा? उसके जबरदस्ती वाले आशिक मुबारक हसन ने। तो जो मुबारक हसन है वो खुद को बोल रहा है कि नाउ आई एम द एम्परर ऑफ दिल्ली, मैं अब दिल्ली का सम्राट हूं। तो इसने क्या कहा? इसने जो दिल्ली के अमीर थे, अमीर का मतलब होता था, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, कि जो शासन के करीब रहने वाले लोग, जिनकी ताकतें राजा के बाद होती थी, उन सब लोगों का एक ग्रुप जो इस प्रयास में रहता था कि दिल्ली की गद्दी पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर यह गयासुद्दीन तुगलक भी एक अमीर है, जिनको अलाई अमीर कहा जाता था। इसने बोला खुसरो खा गद्दी पर बैठना नहीं चाहिए, वो डिजर्व नहीं करता गद्दी, गद्दी पर हम बैठेंगे। तो अलाई अमीरों ने इसके स्टेटमेंट का साथ दिया, बोले गयासुद्दीन तुगलक हमारे भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो खुसरो खा की हत्या करके, उसको अपदस्थ करके, यानी पोस्ट से हटा के, किसको गद्दी मिली दिल्ली की? गयासुद्दीन तुगलक को। ये बड़ी बात है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक है ये, मतलब किसानों के बारे में इसने सोचा, ठीक है। पुल बनवाए इसने बहुत सारे, बाग बगीचे, दिल्ली का सौंदर्यीकरण कराने का प्रयास किया, साफ सफाई का ध्यान दिया। इसने आपका, ये है आपका गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली में तुगलकाबाद बहुत पूछा जाता है सर, बुक में 1320 से 1398 तुगलक वंश। वो प्यारे बच्चे गलत होता है। देखो ये बहुत बड़ा मिथ है एक, बहुत सारी किताबों में, और बहुत अच्छे टाइम पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ। आशुतोष यादव जी समझे, मैंने आपको बताया 1320 से 1414, ये तुगलक वंश है। कुछ किताबें और बहुत सारे लोगों के अनुसार जो पढ़ाया भी जाता है और बताया भी जाता है 1320 से 98। इसका अंतर समझें दोस्त, ये इतना अंतर क्यों है भैया? इसके अंतर का मेन कॉज है प्यारे बच्चे, 1398 में भारत पर आया तैमूर लंग, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आप तब समझेंगे। तो लोग समझते हैं, इतिहासकार, कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि तैमूर लंग, जिसका ये आपका दिल्ली में बोलते हैं ना, जिसने 50,000 सर रोज दिल्ली में कटवाए, तो इस तैमूर लंग के आक्रमण के बाद में कहते हैं कि सत्ता इसके लोगों के पास रही, जबकि वो सत्य नहीं है। तैमूर लंग के अधीन ही तुगलक वंश के शासक बने रहे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो बने रहे थे 1414 तक। तो बहुत सारे लोग इस अटैक को मान लेते हैं कि ये एक सीमा है, इसके बाद में नहीं था। तो नहीं था तो फिर कौन था ना, ये बात याद रख। भैया ये गर्दन ही क्यों काटते थे? वो इतिहास में बोलते हैं प्यारे बच्चे, गर्दन काट दी। अच्छा आपने एक बात सुनी है कि उसने उसको पीटा,
तो पीटा में कभी क्या क्या पीटने में, कभी ऐसे बोलते कि उसने उसको 35 डिग्री के एंगल से ऐसे हथेली की तरफ से 3 उंगली, फिर चौथी, फिर पांचवा चाटा, 5 उंगली मिला के चाटा मारा। कॉमन वर्ड्स होते, पीटना, गर्दन काटना ऐसे। ठीक है, तो कहीं भी आपको 1398 मिलता है, उसको क्या कर लेंगे 1414। कोई दिक्कत इस बात में? 1325 के बंगाल अभियान से लौटते समय, 1325 के बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दब करके इसकी क्या हो गई, मौत हो गई, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इस बात को याद रख लेंगे। इसके द्वारा बनवाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दरअसल में बंगाल में विद्रोह हुआ। बंगाल के जो विद्रोह था, वहां पर जो स्थानीय शासक थे उन्होंने मदद मांगी, किससे? आपका गयासुद्दीन से। उसको हम बोलते जीएसटी। गयासुद्दीन तुगलक का नाम क्या बोलोगे? गयासुद्दीन तुगलक। सारे बच्चे बोलो एक बार, गयासुद्दीन तुगलक का नाम क्या? जीएसटी, 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 जीएसटी। तो 1325 में कहा जाता है बंगाल। बंगाल से, अब इसके बंगाल जाने की कहानी सुन लो एक बार। कहां गया है? दिल्ली से बंगाल। तो यहां से प्यारे बच्चे जब ये बंगाल गया, तो बंगाल में विद्रोह को दबाने गया। और ये बंगाल की जीत इसकी इतनी महान मानी जाती है, कहते हैं कि इससे पहले के शासकों में से कोई भी बंगाल पर विजय नहीं पा पाया था, और गयासुद्दीन तुगलक की एक उपलब्धि रही कि उसने बंगाल को जीता कूटनीति से। उसे जैसे ही मौका मिला, जैसे ही बुलावा मिला, वो तुरंत गया। तो ये जब यहां पर आया, यहां पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है संत निजामुद्दीन ओलिया। दिल्ली में दरगाह है ना निजामुद्दीन ओलिया, निजामुद्दीन स्टेशन भी आप लोगों ने कभी रेल से गए हो तो ओलिया जो संत है, इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है क्योंकि संत लोगों के पास लोग होते थे, उनके फॉलोअर्स होते थे। तो इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि इसके करीबी लोगों ने बताया आपका जीएसटी को कि भैया तुम्हारी गद्दी है ना खतरे में है। जैसा याद करो, सिद्दी मौला याद है? मैंने बोला जलालुद्दीन खिलजी ने किसी को नहीं मरवाया, लेकिन सिद्दी मौला को उसने फांसी दी, क्योंकि सिद्दी मौला का जो घर था, संत का घर था, वो अड्डा बन गया था उन अमीरों का जो ये कॉन्स्पायरेसी, जो षड्यंत्र फैलाते थे कि कैसे गद्दी को हम ले। तो जीएसटी को बोला गया कि भैया ओलिया बहुत खतरनाक हो रहा है, ओलिया का इंतजाम करो। तो ये इस टाइम पे बंगाल में है। यहां पर और अफवाहें मिलती हैं कि जीएसटी जिस टाइम तुम बंगाल से पहुंचोगे ना, वहां दिल्ली, दिल्ली की गद्दी तुमको नहीं मिलेगी, वो मिलेगी ओलिया को। लोगों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, ओलिया के समर्थन में लोग बढ़ते जा रहे थे, दिन पर दिन बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। अब इन दोनों में हो गया झगड़ा, वर्सेज हो गए दोनों एक दूसरे के, भारत पाकिस्तान का मैच। तो यहां समझना हुआ होता क्या था, उसके दो कारण हैं। एक, जो आपका खिलजी वंश में अंतिम कौन था जिसको जीएसटी ने हटाया था, वो था खुसरो खां, जिसको मुबारक हसन मैंने नाम बताया, खुसरो खां। तो खुसरो खां ने क्या किया, 5 लाख चांदी के टंके, 5 लाख टंके, टंका चांदी का ही होता था, ये 5 लाख टंके दिए ओलिया को। इसको दिए ओलिया को, और ओलिया के लिए ये एक हेल्प थी। निजामुद्दीन ओलिया को उन्होंने कहा कि, क्योंकि निजामुद्दीन ओलिया एक संत थे, संत का मतलब वो थे किसके बीच में, शिया और सुन्नी के बीच के मतभेद को खत्म करने के लिए। तो उसने बोला ओलिया जी ये पैसे तुम्हारे हैं, इनको तुम यूज करो, इनको तुम प्रयोग करो। लेकिन जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर आया, बोला कि ओलिया वो जो पैसे थे ना 5 लाख टंके, वो हेल्प के लिए नहीं है, वो कर्ज है। इसने बोल दिया इस पैसे को कर्जा। तो एक दीवार तो इसकी वजह से आई, बोले 5 लाख वापस देने पड़ेंगे, वो दिल्ली सरकार का कर्जा है, तुम्हारे नहीं है वो, अभी सोच रहे हो हेल्प है। एक तो ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। राज प्रताप जी कह रहे हैं सर क्या इनकी माता हिंदू थी? हाँ, गयासुद्दीन तुगलक की माता हिंदू थी, लेकिन उसके बारे में भी बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि संभवतः भारत के बारे में लिखा भी किसी ने नहीं है, आपका
अगर हम बात करते हैं तो आपका इशामी जो इतिहासकार है उसने लिखा है कि जब ये हिंदुस्तान में प्रवेश किया तो उसका भी साक्ष्य नहीं मिलता। उसने बोला संभवतः किसी हिंदू महिला या किसी जाट महिला से उसने शादी की, जिसके बारे में कोई पूर्ण उल्लेख या एक सत्य बात प्रतीत नहीं होती है कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो कर्ज हो गया एक, तो बोला कि ये पैसा देना होगा, और दूसरा पॉपुलैरिटी के लिए। तो बंगाल से जब जा रहा है तो लेटर लिख के बोला, बोला कि इतने, निजामुद्दीन औलिया से बोला गयासुद्दीन तुगलक कि इतने में दिल्ली पहुंचू ना, इतने तुम दिल्ली में दिखने नहीं चाहिए, और दिल्ली में दिखने नहीं चाहिए इसका मतलब दिल्ली से गायब हो जाओ इतने में पहुंचू। तो निजामुद्दीन औलिया ने पत्र का जवाब दिया था। उसने कहा था पहले दिल्ली आ तो जाओ। तो ये बहुत इतिहास में पूछा जाता है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ औलिया ने गयासुद्दीन से कहा था, जीएसटी से कहा था। हुनूज दिल्ली दूरस्थ, हुनूज मतलब हुजूर अभी दिल्ली दूर है, पहले दिल्ली आ तो जाओ। और उसी बीच में ये घटना हुई, उसी बीच में घटना हुई थी कि बंगाल अभियान से लौटते समय, लकड़ी के महल से मतलब है एक ऊपर इसके जो स्वागत के लिए ऐसा लगता है ना, ऊपर लड़कियों को ले जाते हैं शादी के ऊपर चुन्नी लगा देते हैं ऐसे, इसके ऊपर भी एक शाही महल बन के चल रहा था। और बहुत सारे लोग, इसके बारे में भी दो स्टेटमेंट आते हैं, जैसे जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता जानते हो, अभी आएगा अगर नहीं जानते हो तो। इब्न बतूता ये दरअसल में आपका मोरक्को से आया था 1333 में। इब्न बतूता ने लिखा है कि आपका गयासुद्दीन तुगलक की मौत के लिए जिम्मेदार था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन बाकी दो इतिहासकार जैसे इशामी है, फरिश्ता एक इतिहासकार है, एक बर्नी इतिहासकार है, उन्होंने इसको दुर्घटना माना है। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, सिर्फ एक दुर्घटना थी। ठीक है, तो किसने कहा था आपका, एक तो स्टेटमेंट याद रख लेना, हुनूज दिल्ली दुरस्त थी, किसने कहा था, ओलियो ने कहा था। ओलिया कौन है, निजामुद्दीन औलिया, संत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये बात याद रखें, कौन है इनका नाम, निजामुद्दीन औलिया। इनकी दरगाह से भी क्वेश्चन पूछता जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है इनकी दरगाह, दिल्ली में, नई दिल्ली भी लिख सकते। ओके, आगे आए, नेक्स्ट। अब क्या होता है कि गद्दी पर जैसे ही आएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि आप लोग जानते लकड़ी के महल में उसकी दब के मौत हो गई, तो अब आप उसका कोई बेटा नहीं है, सबसे बड़ी बात है गयासुद्दीन तुगलक का, जिसको गद्दी पर बिठाया जाए। तो गयासुद्दीन तुगलक के भाई का लड़का है कौन, आपका मोहम्मद बिन तुगलक, इसके भाई रज्जब का पुत्र है। ठीक है, सबसे शिक्षित शासक, रक्त पिपासु, शिक्षित का मतलब सबसे पढ़ा लिखा था। पढ़े लिखे में प्यारे बच्चे कैटेगरी उस टाइम क्या होती थी कि अभी पीएचडी की डिग्री मिलती थी उस टाइम, तो उस टाइम डिग्री होती थी प्यारे बच्चे, किसको, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान है, खगोल के बारे में कोई कितना जानता है, औषधियों के बारे में, दवाइयों के बारे में कौन कितना जानता है, तर्क शास्त्र, रीजनिंग किसकी कैसी है, किसी चीज का कितना जल्दी कितना सटीक जवाब कोई देता है। ठीक है, गणित के बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में उसका ज्ञान कैसा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो और एमबीटी का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या बोलोगे, जीएसटी रहा 1320 से 25, जीएसटी, और फिर आता है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, क्या नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्या मैंने बोला, खगोल, गणित, औषधि, बहुत इंटेलिजेंट था। और जब इसको गद्दी मिली ना, पैसा बहुत है, राजकोष भरा हुआ मिला है इसको, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बहुत पैसा था दिल्ली के पास में, तुरंत सत्ता परिवर्तन हुआ था कुछ ही वर्षों में, और कुछ ही वर्षों में गयासुद्दीन तुगलक ने कोई ऐसा खर्चा किया नहीं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को सब कुछ मिला, फुलफिल मिला, पढ़ा लिखा ही है। अब तुम समझना, जिसको तुम कहते हो ना किस्मत खराब, कि भैया किस्मत खराब क्या होती है। अब लोग जैसे बहुत सारे कहते हैं कि भैया ये बताओ, आप किस्मत में मानते या नहीं मानते, मेहनत बड़ी होती है कि किस्मत बड़ी होती है, तो तुम समझना आप,
तो इसके पास सारे संसाधन है, पैसा है, इंटेलिजेंट ये है, रक्त पिपासु। तो प्यारे बच्चे, मेहनत हमेशा से बड़ी रही है और रहेगी भी। किस्मत का अपना एक रोल है, वो होता है नहीं होता मैं उसके बारे में ना जानता, ना कोई और जानता है। कोई इसके बारे में अगर व्याख्या करने का प्रयास करे तो वो भी नहीं जानता। रक्त पिपासु इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक जिद्दी शासक है। जो विचार इसके मन में आ गया ये उसको पूरा करना ही चाहता है, चाहे किसी भी कीमत पर हो। तो रक्त पिपासु यानी कि खून पीने वाला। और इसकी मौत पर एक कथन लिखा है बदायूनी ने। उसने लिखा आपका, सॉरी बदायूनी बोल रहा हूं, इसकी मौत पर फरिश्ता ने एक कथन लिखा है। फरिश्ता ने कहा कि जब ये मरा, जब ये मरा तो इसको लोगों से मुक्ति मिली और लोगों को इससे। तो ये तो बात समझ में आई कि भैया लोगों को इससे मुक्ति मिली क्योंकि ये जिद करता था। इसको लोगों से कैसे मुक्ति मिली? तो ये जिद ऐसे ही नहीं करता था, ये जिद करता था सही चीज के लिए। चलो, शिवम सागर जी कह रहे अयोध्या में मस्जिद थी या मंदिर? बताओ, ये 2023 का बच्चा है। लॉलीपॉप खा के जितने बच्चे बड़े हुए उन सबका यही हाल है। अभी तुमको यही नहीं पता और ना तुम जानना चाहते हो। उसके बारे में रिसर्च करो। कोर्ट का डिसीजन भी अब तो आ गया। आप पागलू हो। हिंदुस्तान में आप एक बात बताओ, जनरल सी बात है। इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब का जन्म 507 में हुआ, सन 507 में, 632 में मृत्यु हुई उनकी। तो इस्लाम कुल मिलाकर के 1500 वर्ष पुराना है, तो बना तो कहीं और यहीं से होगा ना। 1500 साल पुराना है तो हिंदुस्तान में आके लोग अगर कन्वर्टेड हुए तो ये हिंदू लोग ही तो थे पहले। तो इतना तो कॉमन सेंस होता है। चलो, मैं पगलू ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो? आगे आएंगे उसके बारे में, कोर्ट का डिसीजन है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में मतलब कुछ भी बात करना, लोग इसको सांप्रदायिक मानते हैं या कुछ अपने तरीके से समझते होंगे, लेकिन मेरा जो मानना, मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि अगर सब लोग ईमानदारी से साथ रहें और सच से ईमानदारी से साथ रहें तो सबका साथ रहने से सबका विकास होता है। लेकिन किसी एक की नीति साथ रहने की है और किसी दूसरे की नीति साथ रहने की नहीं है, और वो कोई भी हो, तो चीजें बेकार होती। तो हमेशा सब लोग एक साथ हो सकते हैं, उसका एक ही एजेंडा है प्यारे बच्चे, भारत माता। कभी भी आप जातियों में बट करके, धर्म में बट करके कभी एक हो ही नहीं सकते। सब एक एक पहचान से हो सकते हैं, वो पहचान भारत माता है। और अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो इस भारत माता को एक्सेप्ट नहीं करता, दिल से नहीं मानता, निकाल देना चाहिए। इसलिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये देखेंगे। लेकिन आज है, बहुत सारी चीजें हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, लोग बड़ा आदर्शवादी बात करते हैं अपने बचाव में संविधान की, फॉलो कोई नहीं करता। ना के बराबर लोग फॉलो करते हैं इस देश में, लेकिन जब बात आती है तो बात सब कर लेते हैं उसकी। ठीक है, यहां देखेंगे ध्यान से। सबसे शिक्षित शासक रक्त पिपासु भी कहलाया, अन्य नाम है। और अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊं, अभी इस्लाम के बारे में आप नहीं जानते हैं कि कैसे बना। जैसे बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि क्या कुछ कबीले पहले भी थे। हाँ, कुछ लोग पहले भी थे। ऐसा नहीं था कि मोहम्मद साहब ने एकदम से नई शिक्षाएं दी। मोहम्मद साहब लड़े मूर्ति पूजा के लिए, उनके कबीले के लिए। मैं आपको इस्लाम पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं बताऊंगा वो चीजें कि उन्होंने उसको आधुनिक रूप कैसे दिया। पुराने कबीलों की शिक्षाओं को, जहाँ उनका जन्म हुआ, तो वहाँ के जो लोग थे उनकी मान्यताओं को उन्होंने कैसे तोड़ा, कैसे संघर्ष किया, उसके बारे में हम बात करें। ठीक है, प्रॉमिस। सर, एकता और इक्तादार क्या है? बच्चे समझा चुका। एकता जिसको मिलती थी उसको इक्तादार बोलते थे। एकता जमीन का टुकड़ा होता था। इसका अन्य नाम है मलिक फखरुद्दीन। बचपन का नाम बहुत बार पूछा जाता है। मलिक फखरुद्दीन किसका नाम था? जूना खां और उलूग खां। ठीक है, ये बात याद रख लेना। ये उलूग खां जो इसकी उपाधि है, ये उपाधि इसको दी थी किसने? GST ने। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ अगर हम बात करें, इसकी पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में,
तो इसके बारे में कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। सारे इतिहासकार मानते हैं सबसे कम किसी के बारे में जानने को है तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानने को है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानने को इतना कम है कि जो इसकी आत्मकथा है, जो इसने खुद लिखी, वो भी अल्प मालूम पड़ती है। तो ये बेचारा हमेशा करना अच्छा चाहेगा, बुरा होगा, करना क्या अच्छा चाहेगा, क्या इंटेलिजेंस रहेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। गलत कैसे हो जाएगा, क्या कारण रहेंगे गलत होने के। कई बार तो लोगों की वजह से इसकी योजना, जैसे आपका टोकन करेंसी चलाएगा, वो लोगों की वजह से फेल होगी, लोगों की भ्रष्टाचार की वजह से फेल होगी। और ये समय से आगे की सोचने वाला आदमी था। और लोग कहते हैं कि जो आज आधुनिक युग में हो रहा है उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने करने का प्रयास किया था, लेकिन भ्रष्टाचारी लोगों ने इसकी योजनाओं को फ्लॉप कर दिया। तो बहुत ज्यादा तुम्हें किसी के लिए प्रयास नहीं करना, पहले खुद को डेवलप करो, खुद के लिए संघर्ष करो, और जब लगे तुमको कि तुम डेवलप हो गए, अब तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त है, तब करने का प्रयास करना। पहले स्वयं को विकसित करना है, स्वयं को बेहतर बनाना है, स्वयं को ईमानदार बनाना है, स्वयं को प्यारे बच्चे चतुर भी बनाना है। चतुर इज ए पॉजिटिव वर्ड। बी क्लेवर। आपका कोई प्रयोग ना कर पाए इस जिंदगी में, उसके लिए तुमको क्लेवर होना पड़ेगा। चतुर, एकदम चतुर रहो, किसी के झांसे में मत आओ, किसी के बहकावे में आने की तुमको जरूरत नहीं है। कोई तुमको कुछ सपने दिखा रहा है, बिल्कुल मत मानो, क्योंकि भविष्य में क्या होगा इसका पता नहीं है, ना तुम्हें ना किसी और को। कोई तुमसे झूठे वादे कर रहा है, तो उन झूठे वादों के चक्कर में आपका समय खराब हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका टाइम। तो इसको हमेशा अपनी टेबल पे रख के रखो, और टेबल पे सामने सिर्फ 2 सेंटेंस लिखना, ये बोलना क्या मैं अपने समय का सही प्रयोग कर रहा हूं, और नीचे लिख दो हाँ या नहीं। क्या जो तुम मैसेजिंग कर रहे हो ना, कुछ नहीं है, सब भाग जाते हैं एक टाइम पे। कुछ लोग बचते हैं चंद, वो तुम्हारी पढ़ाई के टाइम पे बने रहेंगे, वो कल तुमको वहीं मिलेंगे। जो तुम्हारा तो है वो हमेशा बना रहेगा तुम्हारा। क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं? बस इस बात का जवाब खुद से पूछते रहो। सिर्फ एक सेंटेंस का जवाब, और लगेगा तुम्हें तुम जिंदा हो, तुम्हारी अंतरात्मा जिंदी है, तो तुमको जवाब आता रहेगा और तुम आगे बढ़ते रहोगे। ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।